दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अब सिंगर मीका सिंह ने भी दिलजीत दोसांझ पर निशाना साधा है और उन्हें फेक सिंगर तक कह दिया है और इसके बाद ये लड़ाई अब राष्ट्रवाद पर आ गई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो राष्ट्रभक्ति की भावना भी जबरदस्त है। इस बीच दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को देखकर लोग भड़क गए। इसलिए मीका सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर देश पहले नाम से एक मैसेज लिखा है और दिलजीत दोसांझ पर जमकर निशाना साधा है। सिंगर मीका सिंह ने लिखा कि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे, फिर भी कुछ लोग लगातार गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। सीमा पार के कलाकारों से जुड़ा कोई भी कंटेंट जारी करने से पहले उन्हें 2 बार सोचना चाहिए, खासकर जब हमारे देश की गरिमा शामिल हो। मीका सिंह यही नहीं रुके, इसी पोस्ट में उन्होंने बिना नाम लिए दिलजीत को फेक सिंगर तक बता दिया। दरअसल दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी पर लोग नाराज हैं और इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं। सरदार जी 3 के खिलाफ विरोध तब शुरू हुआ जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। मतलब चुड़ैला तेनू मेरे नालों ज्यादा प्यारी है। हालांकि इस बीच दिलजीत की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा, लेकिन इसमें पूरी कंट्रोवर्सी को एक अलग रंग देने की कोशिश की गई। दिलजीत की मैनेजर सोनल सिंह ने पोस्ट में लिखा कि दिलजीत के साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसलिए कि वो एक पगड़ी पहनता है, क्योंकि वो हिंदू नहीं है? इस बीच बढ़ते विरोध के कारण सरदार जी 3 के निर्माताओं ने भारतीय सिनेमा घरों को छोड़कर पूरी दुनिया में फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रवाद की इस लड़ाई में ये फिल्म भारत में रिलीज होगी या नहीं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस सब अलर्ट मोड में है। लखनऊ से लेकर संभल तक पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। गश्त अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने मुहर्रम के ताजिया को लेकर फाइनल फरमान जारी कर दिया है और कुछ पैमाने तय किए हैं। ताजिया की ऊंचाई जो होगी वो 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। ताजिया के लिए कोई पेड़ या बिजली का तार भी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ताजिया रूट पर कोई पेड़ या बिजली के तार आते थे तो उन्हें काट दिया जाता था और विवाद होता था। और अब इसी विवाद को रोकने के लिए योगी फोर्स के पहलवान ने ताजिया पर फाइनल फरमान सुना दिया है। 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। इसलिए सबको बताया गया है, पहले से बुला के बताया गया, हर आदमी को बताया गया। हाइट संयमित रख के 10 फीट हाइट रख के। इसके साथ ही किसी नए व्यक्ति को ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी। जो व्यक्ति पहले से ताजिया निकालता आया है वही व्यक्ति ताजिया निकालेगा। यानी मैसेज क्लियर है कि अगर कानून के दायरे से बाहर कुछ भी हुआ तो अंजाम बुरा होगा। संभल के अलावा लखनऊ और जालौन में भी पुलिस मुहर्रम को लेकर अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। ताजिया निकालने वाले रूट की व्यवस्थाएं भी चेक की जा रही हैं। चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी की जा रही है। यानी मुहर्रम से पहले योगी फोर्स रेडी है। अगर किसी ने नियमों को तोड़ा या माहौल बिगाड़ने की साजिश रची तो उसका इलाज तय है। मुहर्रम के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी हैं। जुलाई में सावन के पवित्र महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में डीजे तो बजेगा, लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से कांवड़ यात्रा में बजने वाले डीजे को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मानक तय कर दिए हैं। किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए कांवड़ यात्रा में बजने वाले डीजे की लंबाई, चौड़ाई और गाने बजाने के नियम सब कुछ तय है। और इसके लिए मेरठ पुलिस लाइन में अहम बैठक की गई, जिसमें डीजे संचालकों को शासन ने डीजे को लेकर नए मानक गिनाए। कांवड़ यात्रा में बजने वाले डीजे की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 14 से ज्यादा नहीं होगी और अगर डीजे नियमों के मुताबिक नहीं होगा तो संचालकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। जो हमने मानक तय किया है कि 14 फीट चौड़ाई और 12 फीट ऊंचाई, अगर इस मानक पे कोई डीजे नहीं आएगा तो उसको वहीं पे हम डिसमेंटल करने का काम करेंगे। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में बजने वाले गानों को लेकर भी पुलिस ने सख्त नियम लागू किए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान फूहड़ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आपत्तिजनक और भड़काऊ गाने बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि अक्सर आपत्तिजनक गाने झगड़े फसाद का कारण भी बन जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण ना हो, मानक के अनुरूप ये गाने बजाएं। जाति सूचक और जो प्रतिबंधित गाने हैं, धर्म विशेष, जाति विशेष से रिलेटेड गाने हैं, वो ना बजाएं। जो ट्रैफिक है उसको बाधित ना करें। इसके साथ ही डीजे कंपटीशन की भी अनुमति नहीं होगी। मानकों के विपरीत डीजे को जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
इधर महाराष्ट्र में जैसे ही योगी मॉडल लागू हुआ, बवाल मच गया। फडणवीस सरकार का आदेश है कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। फरमान जारी होने के साथ पुलिस फोर्स एक्शन में आ गई और कई इलाकों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए और इसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के नेता डिप्टी सीएम अजीत पवार से मिलने पहुंच गए। और लाउडस्पीकर पर मुंबई में सियासत शुरू हो गई। मुस्लिम संगठनों का आरोप है मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। साथ ही मदनपुरा का हवाला देते हुए पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया, क्योंकि इसी इलाके में कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए हैं। पुलिस के इस एक्शन से इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग लाउडस्पीकर उतरवाने पर विरोध करने लगे, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मुस्तैदी की गई। लाउडस्पीकर की कार्रवाई मुंबई के अलग अलग मस्जिदों पे होती हुई नजर आई। वहाँ पर जो है जो लाउडस्पीकर है जो वो उतारा जा रहा है, मुंबई के मदनपुरा इलाके में है। यहाँ पर जो है लाउडस्पीकर जो है मुंबई पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। इधर सरकार के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन और समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की और इस एक्शन को गलत बताया। उन्होंने मीटिंग में कहा, मुस्लिम बहुल इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, पुलिसकर्मी दबाव में लाउडस्पीकर हटा रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में योगी मॉडल की एंट्री से ही विवाद शुरू हो चुका है। मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टी के नेता सरकार को घेरने के लिए इस कार्रवाई को टारगेट का नाम दे रहे हैं। मुंबई में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पिछले 2 दिनों से जारी है और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। संजय राउत इस एक्शन को धर्म विशेष से जोड़ चुके हैं, जबकि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। और ठाणे की डीवा में 17 इमारतों को चिन्हित किया गया है, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद डिमोलिश किया जा रहा है। बीते 2 दिन से डिमोलिशन ड्राइव जारी है। अभी मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये डिमोलिशन ड्राइव आज फिर शुरू की गई है, जो कल से शुरू है और कल तकरीबन 17 में से 5 इमारतों को ध्वस्त किया गया था। कुल मिलाकर 33 ऐसी इमारतें हैं जिसे ठाणे महानगर पालिका ने आइडेंटिफाई किए थे। इस एक्शन से पहले इमारतों में रहने वालों को बाहर निकाल दिया गया, परिसर को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया और विरोध की आहट के बाद मौके पर पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा, हर दिन गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, धर्म पूछकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जो चल रहा है वो आपातकाल का बाप है, वो इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। यानी जो कार्रवाई मुंबई के ठाणे में हो रही है उसकी तुलना संजय राउत ने आपातकाल से कर दी है। एक्शन को खास धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वो अवैध इमारतों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं और इसका संदेश बीजेपी घर घर पहुंचा रही है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कह दिया कि वो इमरजेंसी चली गई, आप अघोषित आपातकाल लाए हो। यहीं से शुरुआत उस सियासत की हो गई जिसके अतीत से कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा पा रही है और बीजेपी इमरजेंसी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। आप एक तरफ गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई है, इतना गैप हो गया है कि उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते या नजदीक नहीं ला सकते। खड़गे देश के मौजूदा हालात को अघोषित इमरजेंसी बता रहे हैं। बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी मोर्चा संभालते हुए आपातकाल के डरावने किस्सों से तीखा हमला बोला। इसलिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पीढ़ियों को ये बताना होगा कि भारत का लोकतंत्र हमने बचाया है। समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। 50 साल बाद भी इमरजेंसी पर देश की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी 1975 का जिक्र कर रही है, लेकिन कांग्रेस मौजूदा वक्त की तुलना आपातकाल से कर रही है। आज नशे के खिलाफ पंजाब की मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। विजिलेंस विभाग की टीम ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के आवास पर छापेमारी की। कई घंटे चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने अकाली नेता को गिरफ्तार कर लिया। इस छापेमारी को लेकर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो अधिकारियों के साथ बहस करते नजर आए। नशा कारोबार से जुड़े मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के अमृतसर स्थित आवास समेत कुल 9 ठिकानों पर रेड हुई।
मजीठिया के अमृतसर ग्रीन एवेन्यू स्थित घर की तलाशी लेने के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान उनकी पत्नी विधायक गुनीव कौर मजीठिया भी घर पर मौजूद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विजिलेंस के अधिकारी जबरदस्ती उनके घर में घुसे और उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। इस कार्रवाई को लेकर बिक्रम मजीठिया ने कहा, ये विपक्ष के नेताओं को चुप कराने की कोशिश है। मैं न झुका हूँ न झुकूंगा। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर सियासी रार शुरू हो गई है। शिरोमणि अकाली दल ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विरासत गलियारे पर सियासी घमासान मचा है, लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब हेरिटेज कॉरिडोर का दौरा करने पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और सपा बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद सड़क पर हंगामा होने लगा। पहले स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया, जिसके बाद तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और फिर जमकर नारेबाजी होने लगी। धीरे धीरे हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस के साथ हाथापाई होने लगी। गुस्साए लोगों ने सपा नेताओं की गाड़ियों पर अंडे फेंके, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए, जिसके बाद माता प्रसाद पांडेय के साथ सपा नेता सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखते ही देखते शहर में गदर मच गया। स्थानीय व्यापारियों ने बुलडोजर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी और सपाइयों का रास्ता रोककर जमकर बवाल काटा। बीजेपी कार्यकर्ता भी हंगामा करने लगे। व्यापारियों के सुख दर्द को देखने में आया था। अब पता नहीं व्यापारी लोग हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं। हकीकत है भाजपा ये नहीं जानने देना चाहती कि कितना अन्याय हो रहा है इस तोड़ने में, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। दरअसल सपा प्रतिनिधिमंडल विरासत गलियारे के निरीक्षण के लिए गोरखपुर पहुंचा था, तो नॉर्मल चौकी के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोककर विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद सपा नेता भी धरने पर बैठ गए। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि पुलिस बुलानी पड़ी। काफी हंगामे के बाद हालात काबू में आए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कथित मुस्लिम बाबा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करवाता है। उन्होंने पुलिस से मांग की कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे किनारा है किनारा, जय श्री राम। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी कथित बाबा पर मजहबी साजिश का आरोप लगा हो, लेकिन इस बार बात सिर्फ आरोप की नहीं, खुले अल्फाज में अल्टीमेटम की है, क्योंकि बाबा के खिलाफ हिंदू संगठन एकजुट हो गए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता छागुर बाबा के ठिकाने के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि छागुर भोले भाले हिंदुओं का तंत्र मंत्र, इलाज और चमत्कार के नाम पर उनका माइंड वॉश करता है और फिर बहला फुसलाकर लोगों का धर्म बदलवाता है। जो इंडिया के लोगों को ले जाकर सऊदी में धर्मांतरण करा रहा है, ऐसे में अगर कायदे पे जांच होगी तो 3000 से ऊपर लोगों को धर्मांतरण अब तक किया जा चुका है। अब बारी है कार्रवाई की। सबकी निगाहें योगी फोर्स पर हैं। अब मामला सिर्फ कानून का नहीं, आस्था और सुरक्षा का है और ऐसे मामलों में योगी सरकार का रुख हमेशा सख्त रहा है। देखना है कि इस बार छागुर बाबा का इलाज कब शुरू होता है। चाहे माफिया हो या नशा तस्कर, बुलडोजर से अपराधी और माफियाओं के अवैध निर्माण जमींदोज हो रहे हैं। इस बार बुलडोजर एक्शन की तस्वीर यूपी के बरेली और पंजाब के होशियारपुर से सामने आई। बरेली में जिस मकान पर बुलडोजर चल रहा है उसके मालिक का नाम मोहम्मद जुबैर है। जुबैर के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं। गौ तस्करी का गंभीर आरोप है, जिसके बाद बीडीए का बुलडोजर एक्शन में आया और अपराधी के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। हिस्ट्री शीटर जुबैर के पास इस इमारत के निर्माण का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। जांच के बाद प्राधिकरण ने बाकायदा नोटिस जारी किया, लेकिन इसका एक भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर पंजाब के होशियारपुर से भी आई। यहाँ ड्रग्स तस्कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के साथ पुलिस फोर्स पहुंची, लेकिन स्थानीय लोग बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पुलिस से भिड़ गए। हालांकि बाद में किसी तरह इलाके को खाली करवाया गया और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण को डिमोलिश करना शुरू कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश में शहर शहर अवैध कब्जों पर एक्शन जारी है। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया। कार्रवाई का संदेश साफ है कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो फिर तो बुलडोजर गरजेगा। ये है योगी मॉडल, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं, केवल बुलडोजर चलता है। प्रदेश में अब अवैध कब्जों को लेकर जीरो टॉलरेंस है। कब्जा किया तो जवाब आएगा बुलडोजर के जरिए। और यही हुआ ग्रेटर नोएडा, उन्नाव और सीतापुर में, जहां कार्रवाई हुई। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर बुलडोजर गरजा। इस बार टारगेट पर थी 50 करोड़ रुपए की कीमती जमीन, जहां अथॉरिटी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। बुलडोजर चला, मलबा गिरा और साफ हो गया वो कब्जा जो सालों से सिस्टम को चुनौती दे रहा था। उन्नाव में भी बुलडोजर कार्रवाई ने बड़ा कब्जा ढा दिया। सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। डीएम के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने एक्शन लिया और अवैध निर्माण को हटाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय पर एक्शन हुआ और बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया गया। कोई विवाद नहीं, ये विकास की जरूरत है। दरअसल नैमिष कॉरिडोर में चक्रतीर्थ पर सरोवर निर्माण होना है। कॉरिडोर के विकास के चलते प्राथमिक विद्यालय को बुलडोजर से गिराया गया। बिहार में चुनाव की आहट है, उससे पहले हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। पुलिस ने कारतूस तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। अब तलाश उस चेहरे की है जिसका नाम आरोपी कोडवर्ड में लेते हैं। ये कारतूस का वही जखीरा है जिसे पुलिस ने सूचना के बाद कैमूर और नालंदा में कार्रवाई करते हुए बरामद किया है। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि ये कोई 1000 या 2000 नहीं, बल्कि करीब 4500 कारतूस हैं। इसके साथ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तस्करी के इस पूरे नेटवर्क में कोई भी असली नामों का इस्तेमाल नहीं करता। कारतूस भेजने वालों को कोड नेम से पुकारा जाता है। इस मामले में कानपुर के अंकल जी का नाम सामने आया है। दोनों से जो संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो उन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जानकारी के मुताबिक अंकल जी की कुंडली खंगालने के लिए एनआईए और एटीएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कारतूसों का ये खेल अब खुल चुका है। कोडनेम से भले बचने की कोशिश हो, लेकिन एसटीएफ अब हर कड़ी को जोड़ रही है। चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को भंग करने वालों की अब खैर नहीं। अंकल जी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। खूबसूरत दिखना सिर्फ सपना नहीं, अब हकीकत में बदल चुका है। पटना एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में हर महीने 20 से 25 युवक युवतियां अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता निखारने के लिए सर्जरी करवा रहे हैं, और वो भी बिहार के पटना में। कोई नाक और होंठ को सही करवाना चाहता है तो कोई गाल या चेहरे की झुर्रियां हटवाना चाहता है। पटना एम्स में ऐसे पेशेंट की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर दिन करीब 25 लोग अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए डॉक्टर से मिल रहे हैं और इलाज भी करवा रहे हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट का साइज घटाने के लिए या किसी को पेट से अपना जो चर्बी है वो हटाना है, जिसको हम लोग एब्डोमिनोप्लास्टी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। पटना एम्स का ये विभाग अब केवल बर्न या दुर्घटना पीड़ितों का इलाज नहीं, बल्कि सौंदर्य चिकित्सा में भी एक नया विकल्प बनकर उभरा है, खासकर उन लोगों के लिए जो आत्मविश्वास के साथ सुंदर दिखना चाहते हैं। सर्जरी की लागत भी निजी अस्पतालों की तुलना में किफायती है, जिसकी वजह से कोरोना वाला जब मेरा बेटा सर्जरी वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मरीजों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। सुंदर दिखने के लिए चेहरे की सर्जरी, एम्स में गायनेकोमेस्टिया का भी ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी की डिमांड काफी बढ़ गई है। हालांकि एम्स के डॉक्टर ने ये भी बताया है कि शारीरिक बनावट अपनी जगह है। अगर किसी मरीज को अपने किसी अंग से परेशानी है तभी वो इसका इलाज करवाएं, और सर्जरी से पहले विशेषज्ञों से परामर्श जरूरी है ताकि जोखिमों से बचा जा सके। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 पर रवाना हो चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च हुआ और लॉन्च के करीब 10 मिनट बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फाल्कन 9 रॉकेट से अलग हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला मिशन के पायलट हैं। अमेरिका की पैगी भिटसन मिशन कमांडर हैं। पोलैंड से स्लावोज उजनान्स्की विस्निवस्की और हंगरी से टिबोर कापू इस मिशन पर स्पेशलिस्ट के रूप में शामिल हुए हैं। स्पेसएक्स का ये मिशन पहले 6 बार तकनीकी दिक्कतों के कारण टल चुका था। ऐसे में लॉन्चिंग सफल होते ही शुभांशु के माता पिता आशा शुक्ला और शंभुदयाल शुक्ला भावुक हो गए। उन्होंने बेटे की सफलता पर ताली बजाकर खुशी जताई।
इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये यात्रा 14 दिनों तक चलेगी और टीम 28 घंटों की यात्रा के बाद ISS पर पहुंचेगी। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। मॉनसून देश के कई हिस्सों में अपनी दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही झुलसाती गर्मी का दौर भी खत्म हुआ। कई राज्यों में हल्के से लेकर तेज बारिश दर्ज की जाने लगी है और बारिश की बूंदें तन मन में शीतलता भर रही हैं। देश मॉनसून का पूरे उत्साह से स्वागत कर रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम हिस्सों में मॉनसून अब जोर पकड़ चुका है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी है। जहां बादलों की आंख मिचौली चल रही है, वहां भी अगले 24 से 48 घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश इस समय मॉनसून की बारिश है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। लिहाजा मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जून में ही नदियों का सैलाबी जुनून देखने को मिल रहा है। बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। लोग सुरक्षित ठिकानों पर ठौर तलाश रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक कई राज्यों में निचले इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है। सड़कों पर सैलाब का पहरा है। गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। आपातकालीन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित है और हर तरफ आफत ही आफत है। जिन राज्यों में बारिश नहीं हुई, वहां भी देर सबेर मानसूनी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे के भीतर कई राज्यों के लिए रेड से लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुसीबत और आफत अपनी जगह, लेकिन देश के किसान खुश है कि इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। वो खेती की तैयारी में जुट गए हैं और अर्थशास्त्री GDP के कैलकुलेशन में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तेज बारिश हुई है, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और शहर में बाढ़ आ गई है। उफनती नदियां अपने साथ साथ मकानों को भी बहा कर ले गई। एक ही पल में मौसम ने रुख बदला और अगली ही घड़ी में कुल्लू के कई इलाकों में बाढ़ जैसा मंजर खड़ा हो गया। तेज बारिश, तेज बहाव और देखते ही देखते नदी नाले रौद्र रूप में आ गए। जिन रास्तों पर लोग देखते थे, उन पर पल भर में पानी का समंदर बहने लगा। बादल फटने की घटना के बाद आई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी में डुबो दिया। नदियों ने जैसे कसम खा ली होगी, जो भी रास्ते में आएगा उसे बहाकर ले जाएंगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे नदी में आई बाढ़ ने कारखाने का हाल किया है और लोग बस दूर से तमाशबीन होकर इस तबाही को देख रहे हैं। कुदरत के इस वार से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। कई रास्ते बंद हो गए हैं। बिजली और नेटवर्क ठप है। कुल्लू में तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। अब सिर्फ राहत और रेस्क्यू की रफ्तार ही लोगों की उम्मीद है, क्योंकि कुदरत की इस मार के सामने हर इंसानी इंतजाम बेबस हो जाता है। फिलहाल अलर्ट जारी है और हालात पर नजर रखी जा रही है। कुल्लू में बादल फटने के बाद भारी तबाही मची हुई है और इसकी एक तस्वीर अब हमें मिली है, हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि उफनती नदी कैसे अपने तेज बहाव में गाड़ी को बहा कर ले जा रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई नाव हो। नदी के इस रौद्र रूप के सामने जो भी आया, पल भर में उसका नामो निशान मिट गया। कुछ ऐसी ही स्थिति इस गाड़ी के साथ भी है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये रौद्र रूप में आपको नदी दिखाई दे रही है। मलबा इसके साथ साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। नाव की तरह आप देख सकते हैं, बल्कि ये कहिए कि एक तिनके की तरह ये जो गाड़ी है ये इस सैलाब में बहती हुई नजर आई। ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नदी का बहाव इतना तेज और बारिश के चलते ये इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है। इसकी जद में जो कुछ आ रहा है ये अपने तेज बहाव में इसको बहा कर ले जा रही है। जम्मू के तवी नदी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक शख्स उफनते पानी में फंस गया। नदी के बीचों बीच अकेला खड़ा ये व्यक्ति मदद की गुहार लगा रहा था, जबकि पानी का बहाव बेहद तेज था। तभी वहां लोगों की नजर पड़ी और उसे बचाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद इस शख्स का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले फ्लाईओवर से एक सीढ़ी नीचे डाली गई और उसके बाद सीढ़ी के सहारे SDRF का एक शख्स नदी में उतरा। इस पूरे रेस्क्यू को देखने के लिए वहां पर कई लोग इकट्ठा हो चुके थे। पहले इस शख्स को सेफ्टी हार्नेस पहनाई गई और उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ी पर उसे चढ़ाया गया। इस दौरान SDRF का जवान सीढ़ी लेकर खड़ा रहा और आखिरकार धीरे धीरे ये शख्स फ्लाईओवर तक चढ़ गया और उसकी जान बचाई जा सकी। बाहर आने के बाद इस शख्स ने रेस्क्यू टीम का धन्यवाद किया और बताया कि कैसे वो इतने पानी में फंस गया।
इस बार सामान्य से 8 दिन पहले ही जम्मू में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया। किसी को भी अनुमान नहीं था कि पानी इतना बढ़ जाएगा। 1 घंटे फंसे होने के बाद आखिरकार जब ये शख्स बाहर आया, तब लोगों की जान में जान आई। गुजरात के पंचमहल में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि पूरा का पूरा इलाका यहां पर पानी में समाता हुआ नजर आया। पावागढ़ मंदिर की सीढ़ियों पर भयंकर बाढ़ देखने को मिली और इस सैलाब की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि पावागढ़ मंदिर की सीढ़ियों पर बाढ़ का पानी सैलाब की तरह बहने लगा। सैलाब का शोर सुनिए और अंदाजा लगाएगा अगर कोई इस बाढ़ के सामने आ गया तो क्या होगा। मंदिर की सीढ़ियां जलमग्न हैं और रास्ता अब बेहद खतरनाक हो गया है, क्योंकि पानी एक झरने की तरह ढलान पर बहे जा रहा है। गनीमत रही मंदिर में जब ये बाढ़ आई तब कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जून में नदियों का सैलाबी जुनून अब तबाही बनकर टूटा है गुजरात पर। सूरत में बाढ़ ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, सोसाइटीज जो हैं वो टापू में बदली नजर आ रही हैं और मॉल तक पानी से लबालब है। अब सूरत का सूरत-ए-हाल इन तस्वीरों में देखिए। सूरत में बीते 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे रिहायशी इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है, सड़कें समंदर में तब्दील नजर आ रही हैं। बाढ़ से बेबस हुए लोगों को राहत देने के लिए रेस्क्यू टीमें मैदान में हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सोसाइटियों से लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं। सूरत का बारडोली इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां मूसलाधार बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए। बाजार हो या घर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर के पौष इलाकों तक में पानी घुस चुका है और परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की, क्योंकि मौसम की बेईमानी के चलते आज की रात भी भारी है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमानी आफत का कहर इस कदर जारी है कि सैलाब में लोगों की जिंदगी फंस गई है। राजस्थान के बूंदी से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि उफनती नदी के बीचों बीच 2 लोग फंसे हैं, जिन्हें बचाने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन नदी का बहाव इतनी तेज है कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। वीडियो नमाना नदी का है। जानकारी के मुताबिक नमाना नदी में अचानक आई बाढ़ में बहन फंस गई तो भाई उसे बचाने पहुंच गया, लेकिन सैलाब के आगे भाई भी बेबस हो गया और फिर दोनों नदी के बीच धार में फंस गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक शहर पानी पानी हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। कहीं बाइक बहती नजर आ रही है तो कहीं सड़कों पर सैलाब दिख रहा है। पानी की ऐसी मार पड़ी है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये वीडियो राजस्थान के डीडवाना बाजार का है, जहां सड़कें जलमग्न हैं। शहर में इतना पानी है कि बाइकें भी इसमें बह रही हैं। डीडवाना मार्केट में पानी का ऐसा प्रहार हुआ है कि लोगों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई है। इस बीच बाढ़ के पानी में 2 लड़कियां भी फंस गईं और फव्वारा सर्किल से गुजरते वक्त नाली में गिर पड़ी। 12 जिले का हाल भी देख लीजिए। बारिश के पानी में सरकारी दावे भी डूब गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने के लिए जिला कलेक्टर को ट्रैक्टर में बैठकर पुलिया पार करनी पड़ी। अब जरा मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीर देखिए, जहां बारिश आफत बनकर आई है। मूसलाधार बारिश में मकुंदा गांव के सोन नदी पर बनी पुलिया टूट गई। अब ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है। बाढ़ बारिश से इंसान ही नहीं, जीव जानवर भी परेशान हैं। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद रिहायशी कॉलोनी में 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। फिर कॉलोनी के युवाओं ने किसी तरह मगरमच्छ को काबू किया और तालाब में छोड़ा। पहाड़ों पर आसमानी आफत मौत बनकर बरस रही है। झमाझम बारिश के बाद बरसाती नाला अचानक उफान पर है और इसमें कार सवार 7 लोग फंस गए हैं, जिसकी तस्वीर बेहद भयावह है। नाले में तैरती कार पुलिया के नीचे फंसी है। चारों तरफ लोगों की भीड़ है और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया, कार में 7 लोग सवार थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए फौरन रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से ऑपरेशन में काफी वक्त लग गया और इस घटना में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। वहीं 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोग भी जुट गए थे। पुलिस के साथ राहत बचाव दल भी पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाद में जब नाले से कार को बाहर निकाला गया तो उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और बाकी 3 लोग बेहोश हो चुके थे। पहाड़ों पर मौसम के डबल अटैक से कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड में बारिश के बाद जहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है तो वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिल रही हैं और इसकी तस्वीरें बेहद खौफनाक है।
पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं, तो लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो रही हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और विकासनगर, जहां कुदरत अपना कहर बरपा रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चमोली में बारिश हो रही है, इसका सीधा असर नदियों पर देखने को मिल रहा है। धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और दोनों नदियां अब अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। स्थानीय लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया। प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है, लेकिन हालात बिगड़ने की संभावना बनी हुई है। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद मलबा और बोल्डर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। मुंसियारी के ढापा मिलम मोटर मार्ग पर जिमघाट के पास पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिसकी वजह से ढापा मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। विकासनगर के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पहले पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी की मदद से घंटों मशक्कत करके सड़क को खोला, लेकिन कुछ देर बाद ही दोबारा भारी भूस्खलन हुआ और रास्ता फिर बंद हो गया। हिमाचल के सिरमौर में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। सिरमौर के कई इलाकों में भूस्खलन की शिकायतें मिल रही हैं। बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि अब लोगों के घर तक टूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। देखिए, बारिश के बाद घर का आंगन पूरी तरह टूट गया। चंद सेकंड में घर का आंगन दीवार समेत भरभरा कर नीचे खेत में चला गया। जब ये हादसा हुआ, घर में 5 लोग मौजूद थे। गनीमत रही जब ये हादसा हुआ तब कोई वहां पर मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दीवार गिरने के बाद अब घर भी भूस्खलन की जद में गया है। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उधर केरल में भी कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है और केरल के चूरलमाला गांव में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। पानी का स्तर बढ़ने से नदी के किनारे कटान हो गया है। नदी अपने पूरे शबाब में बह रही है। नदी का शोर और बहाव देखिए, जो भी इसके सामने आएगा तबाह हो जाएगा। नदी के दोनों किनारों पर मरम्मत कार्य के लिए जमा की गई मिट्टी बह गई है, जिससे अट्टामाला रोड और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। वायनाड में पिछले साल लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई थी। उस हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर बरसात के मौसम ने वही तबाही याद दिला दी। फिलहाल मौसम विभाग ने इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब एक मजदूर तेंदुए के साथ भिड़ गया। करीब 15 मिनटों तक मजदूर तेंदुए से लड़ता हुआ नजर आया, यानी फाइट करता रहा, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक तेंदुए को दबोचा हुआ दिख रहा है। वहीं इस दौरान कुछ लोग तेंदुए पर ईंट से हमला करते नजर आए। मजदूर ने तेंदुए का मुंह दबोचकर जमीन पर गिरा दिया। ताबड़तोड़ मुक्के मारे, तेंदुआ छटपटाता रहा, लेकिन मजदूर का जोश कम नहीं हुआ। दरअसल जंगल से भटकता हुआ एक तेंदुआ ईंट के भट्टे पर जा पहुंचा। इस दौरान वहां काम कर रहे एक मजदूर ने उसे दबोच लिया। हमले में मजदूर भी बुरी तरह घायल हुआ है। अब जान बचाने के लिए हम उससे भिड़ गए कि जान बच जाए बस। अगर हिम्मत नहीं जुटाते तो हमको मार डालता वो। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। तेंदुआ खेत में छिपकर बैठा था। वन कर्मियों ने जाल बिछाया तो तेंदुए ने टीम पर भी हमला कर दिया। हमले में वन दरोगा, सिपाही और 2 ग्रामीण घायल हो गए। इस घटना के 2.5 घंटे बाद वन कर्मियों ने तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइज करके उसे पकड़ लिया। क्या आपने कभी 2.5 लाख रुपए किलो वाले आम का स्वाद चखा है? बिल्कुल मत चौंकिए। लीची सिटी के नाम से मशहूर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसे आम की पैदावार की जा रही है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए किलो तक है। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा साधारण आम नहीं है। मियाजाकी नाम के इस आम की प्रजाति जापानी है, यानी मेड इन जापान आम अब मुजफ्फरपुर में भी पैदा हो रहा है। जिले के दरियापुर कफेन में 38 प्रकार के विदेशी आम विकसित किए गए हैं, जिसमें जापान में मिलने वाला सबसे महंगा आम मियाजाकी भी है। जापान में इस आम की कीमत 2.5 लाख रुपए तक बताई जाती है। हालांकि मियाजाकी आम की बिहार में कीमत अब भी तय नहीं है। ब्लैक मैंगो नाम का ये आम बेहद आकर्षक और स्वादिष्ट है। देखिए, इसका पत्ता भी काला है और फल भी काला है। इसको आप देख सकते हैं, इसका भी टेस्ट लाजवाब है। तो आम की सुंदरता एक अपने आप में अनोखा है, इसको देखा जा सकता है। ये हमारे बगल में एक आम है, ये 3 टेस्ट आम है। इसका एक आम में जब खाइएगा तो 3 टेस्ट मिलेगा इसका। असल में ये है कहाँ? ये है आपको मेड इन जापान।
विदेशी नस्ल के इनामों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है और ये चर्चा का विषय भी बन गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में एक कुंवारे भक्त ने अपनी शादी के लिए बाबा की आराधना की है। इस भक्त ने बाबा के दरबार में एक पर्ची छोड़ी है। इस बार एक भक्त की मांग कुछ हटके है। खाटू श्याम जी मंदिर में रोज लाखों श्रद्धालु अपने दिल की बात बाबा को सुनाते हैं। कोई धन दौलत मांगता है, कोई संतान, पर इस बार एक कुंवारे भक्त ने चिट्ठी लिखी है, बाबा मेरी शादी फाइनल करवा दो। इस भक्त ने चिट्ठी में लिखा, खाटू वाले श्याम, मेरी मनोकामना आपको बता रहा हूँ। मेरे घर पहुँचने तक मेरी सगाई फाइनल हो जानी चाहिए और काम में तरक्की होनी चाहिए। जैसे ही मेरी शादी होगी मैं आपके दर्शन करने वापस आऊंगा और 1.25 किलो मिठाई का भोग चढ़ाऊंगा। मेरी शादी जल्दी फाइनल करो मालिक बाबा, जय खाटू श्याम। जी हाँ, चिट्ठी में लिखा गया है, बाबा जल्दी मेरी शादी पक्की करवाओ, 1.25 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा। कहते हैं कि खाटू श्याम जी के दरबार में ना कोई सवाल छोटा होता है, ना कोई अरदास अनसुनी। अब देखना ये है कि बाबा श्याम इस कुंवारे भक्त की शादी कब फाइनल करते हैं। बिहार में शराब के तस्कर पुलिस को हर दिन चैलेंज कर रहे हैं, नए नए तरीकों से पुलिस को चकमा दे रहे हैं, नए नए रूट्स तलाश कर रहे हैं और इसी कड़ी में राजधानी पटना से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जहां पुलिस की वर्दी पहनकर शराब की तस्करी की जा रही थी, पटना पुलिस की ओर से बरामद शराब की खेप के साथ बैठा ये वर्दी वाला शख्स ही शराब तस्कर है, जो फर्जी दरोगा बनकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश में जुटा था। पुलिस को शराब की तस्करी की सूचना मिली थी। इसी दौरान पुलिस वेश में शराब तस्कर अपने वाहन से गुजरा, रोके जाने पर रुका और आईडी कार्ड भी पेश किया, लेकिन बातचीत के दौरान वो पकड़ा गया। उसकी गाड़ी में छिपाए गए 199 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी पुलिस ने कर ली। जब हमारी टीम वहां पहुंची और छापेमारी की तो उसमें एक वर्दी पहन के एक आदमी था और उसी के साथ ये शराब लाया जा रहा था। विशेष पूछताछ में ये पता चला है कि ये शख्स जो है रवि कुमार, वो पहले भी आरा में वर्दी में ही शराब लाते हुए पकड़ा गया था। बहरहाल ये तस्कर अब सलाखों के पीछे है, लेकिन पुलिस वालों को इसने सतर्क होने का मौका तो दे ही दिया है कि जरूरी नहीं कि रास्ते से गुजरने वाला कोई वर्दीधारी पुलिस ही हो, वो शराब तस्कर भी हो सकता है।